हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 2023 का सेट नंबर 3 करेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं सेट नंबर 3 का कोड है CC। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है बेटा A+B एरो C। अब इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट का एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा है? तो ठीक है, आपके पास यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो पहला ऑप्शन है ये रेट का एक्सप्रेशन है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसा आपकी यहाँ भी देख रहे होंगे क्वेश्चन मिलेगा, तो इसका तो आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड लिख दिया गया है, लेकिन आप में क्या है फर्स्ट वाला ही केस सही है, तो आप इसको फर्स्ट ही कर लीजिएगा। ठीक है, और तो फर्स्ट ये आपके पास मतलब ये करेक्ट है। अब जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि ये रिएक्शन लिख लिया। अच्छा, रेट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n। अब n यहाँ क्या पर क्या है बेटा, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ आप जीरो रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे जब हम इसको R लिखा और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो रेट कांस्टेंट आ गया। और ये जो है इसको एक्टिव मास रेज टू पावर 0 इंटू एक्टिव मास B रेज टू पावर 0। तो ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस प्रकार से रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यहाँ पर होता है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शनल हम लोग देख लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम वाटर, 180 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मोल होंगे? तो ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा फर्स्ट 10 मोल मिलने वाले हैं। चलो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हमारे पास आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल इन 180 ग्राम वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मोलर मास आपको पता होना चाहिए। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब ये कैसे आता है आप सब जानते हो ना, कि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16। तो यहाँ पर 2 × 1 + 16 करते हैं, मतलब एटॉमिक मास को ऐड करते हैं तो मोलर मास आपको मिलता है। तो ये आ जाएगा, इसको आप m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और स्मॉल w दिया है 180 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए ये आपके पास है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, एटम है तो एटॉमिक मास होता है, तो यहाँ से आपको 10 मोल आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। 4 ऑप्शन है, 4 रिएक्शन लिखा है। इसमें पूछ रहा कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर सेकंड है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक बेटा स्पेसिफिक, एक स्पेशल कंडीशन में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H2Cl2 लाइट की प्रेजेंस में एक स्पेशल कंडीशन के केस में ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है। और जीरो ऑर्डर के लिए जो हम लोग का रेट का एक्सप्रेशन है वो वहाँ पहले में भी देखा गया था। यहाँ ऐसे लिखेंगे, रेट बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक्टिव मास H2 रेज टू पावर 0 इंटू एक्टिव मास Cl2 रेज टू पावर 0। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग फर्स्ट के डी पार्ट में आते हैं। ये पूछ रहे हैं बेटा फार्मेलिन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ। फार्मेलिन क्या होता है, किसका एक्वस सोल्यूशन होता है? तो फार्मेलिन होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिखा भी है यहाँ पर फार्मेलिन। अब देखो बेटा
फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन होता है। इसमें क्या क्या होता है इसको आप लिख लीजिएगा, और यदि 60 नोट्स में भी पूछता है 2 नंबर में तो वहाँ भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो 40% SCHO प्लस 8% CH3OH प्लस 52% H2O इज कॉल्ड फार्मेलिन। और इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव फॉर स्पेसिमेन। जो बायोलॉजी के स्पेसिमेन रखे होते हैं ना बायोलॉजी लैब में, उस लिक्विड में फार्मेलिन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा ई पार्ट देखते हैं। द रेजेंट यूज टू प्रिपेयर एमीन फ्राम एमाइड। एमाइड से एमीन बनाने में किस रेजेंट का यूज करते हैं? तो आप सब यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, Br2/KOH। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है द रिएजेंट यूज टू प्रिपेयर एमीन फ्राम एमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग Br2/KOH का यूज करते हैं। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? ये रिएक्शन कहलाती है बेटा हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एमाइड लिया गया है, Br2/KOH से रिएक्शन कराया गया है, RNH2 एमीन बन रहा है। एमीन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2, और एमाइड में क्या होता है बेटा? CONH2। ठीक है, साथ में साइड प्रोडक्ट K2CO3 2 KBr प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो आप देख रहे हैं एमाइड जो लिया था, एमाइड लिया और आप में क्या बन गया? एमीन। तो आप यहाँ पर देखो जो एमाइड है और जो एमीन आपके पास बना है, इस एमीन में एक कार्बन कम होता है, एमाइड से एक कार्बन एमीन में कम होता है, इसको ध्यान देना है। तो 1 कार्बन लेस इन एमीन देन एमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ KOH की जगह पर आप NaOH भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन में यदि Br2 NaOH भी रखता है तब भी आप इसी रिएक्शन को बताएंगे, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का ये कह रहे हैं बेटा ग्लूकोज और एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलन रिएजेंट टू फॉर्म। जब ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ रखा होगा ग्लूकोज और एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलन रिएजेंट। तो इसमें आपके पास Ag बनता है। टॉलन एजेंट क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। देखिए इस रिएक्शन में आप सब, जैसे यहाँ पर आपने ग्लूकोज लिया, ये टॉलन एजेंट को रिएक्शन में आसान बनाने के लिए इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब ये टॉलन एजेंट आपके पास क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये CHOCOOH में बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। खुद किस में आ जाएगा बेटा? Ag में। तो टॉलन एजेंट जब एल्डिहाइड या ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो Ag बनता है। तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है ये है, ये पार्ट हम लोग देखेंगे और इसमें आपके पूछा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हम लोग देखते हैं। तो पहली बात, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में आप जान लीजिए CP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या? एक लैटिन वर्ड्स को से आया है और लेगेर से आया है, जिसका मतलब टुगेदर और इसका मतलब टू बाइंड होता है। चलिए इस बात को यदि आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। अब इसकी डिफिनीशन क्या है ये देख लो। Those physical property of a solution which depend upon the relative number of particle of solute and do not depend on nature of solute particle is called qualitative properties। मेन बात यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखा है और ब्रैकेट वाली बात आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो ज़्यादा होगी, ऐसा मानकर चलें। आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है, चारों के नाम लिख दीजिए। पहला आपके पास होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसे RLVP से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे PR5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब हम लोग आते हैं बेटा सेकंड के बी पार्ट पर। सेकंड के बी पार्ट ही देखो सॉल्यूशन से ही है और यहाँ पर मेल कर रखा गया है। आप देखिए हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। आपको ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन 30% बाई वेट ऑफ एक्वस ग्लिसरॉल सॉल्यूशन। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। अच्छा, ग्लिसरॉल का फार्मूला बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे ऐसे भी लिखते हैं। देखो CH2OH CHOH ना CH2OH, जब इससे आप निकालोगे तो आपको 3 कार्बन मिलने वाले हैं बेटा, 8 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन मिलने वाले हैं। तो ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो 30% वेट बाय वेट ग्लिसरॉल सॉल्यूशन का मतलब मीन्स क्या है? 30 ग्राम ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है? ग्लिसरॉल है। तो बाकी क्या होगा? 70 ग्राम वाटर होगा, ठीक है। तो हमें पहले मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। और मोल निकालने के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए, तो मोलर मास पहले निकाल लिया करिए आप, ठीक है। जैसे मोलर मास आप C3H8O3 92। अब 92 ये कैसे आया होगा? जैसे आपने एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 12, तो 3 कार्बन है। ऐसे 1 × 8 हाइड्रोजन का एक होता और 16 × 3, ये करने पर आपके पास 92 आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ऐसे मोलर मास ऑफ वाटर, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर 2 है प्लस 16 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 18। तो मोलर मास आप एटॉमिक मास को ऐड करके मोलर मास मिलता है, तो ये मिल जाएगा हमारे पास। अब मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे ना, स्मॉल एन इक्वल क्या? वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर आपके पास वाटर कितना है? 70 ना, वाटर आपके पास 70 मिल रहा है, तो 70/18 3.8 मोल आ जाएगा। ऐसे ही आप ग्लिसरॉल के केस में देख लेंगे तो यहाँ पर आपको 0.32 मोल आ जाएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है? जिसका मोल हमें निकालना है उसके मोल के नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे अपान टोटल नंबर ऑफ मोल रखेंगे। तो वही मैं यहाँ किया हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन का साइन है। मोल फ्रैक्शन आप ग्लिसरॉल निकालने के लिए मोल्स किसके होने चाहिए? ग्लिसरॉल के, अपान मोल्स किसके होने चाहिए? ग्लिसरॉल के, प्लस किसके होने चाहिए? वाटर के। तो मैं यहीं पर किया हूँ। आपके पास ये मोल्स ग्लिसरॉल वाले हैं और यहाँ पर मोल्स ग्लिसरॉल प्लस वाटर दोनों के हैं। इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर ऐड करने पर ये वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ग्लिसरॉल का आने वाला है 0.0776, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन, और ये भी एक नोट लिख लीजिएगा कि जो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो देखिए KA + KB = 1। यदि आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है ग्लिसरॉल का, तो आपको यदि वाटर का निकालना हो तो इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो आपके पास वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर C में चलते हैं। C में देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी यहाँ पूछ रहे हैं फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन। ये डैनियल सेल का बिल्कुल यहाँ पर कॉपी कर लिया, वही रिएक्शन सेम है जो डैनियल सेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो डैनियल सेल में इन्होंने क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दिए हैं, गिवन है E0 1.1 वोल्ट, ठीक है। और रिएक्शन मैंने लिख लिया। अब रिएक्शन में देखेंगे तो हम लोग चेंज कितने का आ रहा, मतलब बेटा जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, तो 2 का चेंज आ रहा कि नहीं। और
2 प्लस ये 0 में जा रहा है, यहाँ भी 2 का चेंज है, मतलब कि चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, मतलब 2 आने वाला है। तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू 2 लिखूँगा। देखो यहाँ पर 2 लिखा होगा। क्यों 2 लिखा है? क्योंकि इसमें चेंज कितने का रहा? 2 का। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला है डेल्टा जी नाट बराबर माइनस एन एफ ई नाट सेल। तो आपके पास ई नाट सेल तो दिया है 1.1 वोल्ट, एन आपने रिएक्शन से पता कर लिया 2 है, और एफ की वैल्यू होती है क्या बेटा? 96,500 कूलाम। बस इस फार्मूले में सारे डाटा को रख देंगे। आपके पास देखेंगे तो यहाँ -2 इंटू 96,500 इंटू 1.1, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है -212,300 जूल आ जाता है, और इसको हम लोग किलो जूल में चेंज करके ये आंसर दोनों आपका करेक्ट है। तो ऐसे यहाँ पर जब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना होगा तो आपको इस फार्मूला का ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग आते हैं अब सेकंड पार्ट इसका, मतलब डी पार्ट में आते हैं। तो डी पार्ट में एक डिफिनेशन पूछ लिए हैं कि इसमें आप ये बताइए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखिए लैम्डा नॉट m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा है बेटा, इस लैंग्वेज को देख लो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब ये है जब सॉल्यूशन को आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा, इसका दूसरी तरीके से देख लो कैसे लिखा है। यहाँ पर दूसरी तरह से ये लिखा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेज 0, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0 की तरफ जाता है, 0 हो जाता है, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वही बात यहाँ पर भी कहा है। अच्छा, नोट में मैंने लिखा है व्हेन कंसंट्रेशन, देखो 0, जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए और डाइल्यूशन आप इनफाइनाइट कर दो, अनंत डाइल्यूट कर दो, तो फिर आपके पास ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। व्हेन ए मेटल प्लेट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, देन पोटेंशियल इज डेवलप बिटवीन मेटल प्लेट एंड सॉल्यूशन। मेटल प्लेट और सॉल्यूशन के बीच क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। एंड द मेटल प्लेट एक्वायर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दिस डेवलप पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोगों के पास ये जो बात कह रहे हैं कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन ले लो। सॉल्यूशन मान लो आप लेते हो बेटा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिया, तो इसमें जो मेटल की प्लेट डालोगे ना वो जिंक का ही होना चाहिए, जिंक की रॉड आप समझ लो। अच्छा, जैसे आप इसमें डालोगे ना तो ये सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन और ये प्लेट रॉड, इसके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल के क्रिएट होने से इस मेटल के प्लेट पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जिसका इलेक्ट्रोलाइट हो उसी की रॉड हो। यदि आपने कहीं पर इसमें कॉपर की रॉड डाल दिया तो फिर वो सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में जिसका सॉल्यूशन हो उसी की रॉड हो। यही तो कह रहा कि व्हेन ये मेटल प्लेट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, उसके स्वयं के आयन में उसे डिप करना है। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपके पास देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है बेटा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सफिशियंट है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, और एक बात हम लोग जान लें, क्योंकि आगे मान लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो नोट है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल रिएक्शन इज यूनिटी। ये सारे कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दिया जाए तो जो आपने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है
उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। ई नॉट क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर लो और प्रेशर आप यहाँ पर क्या कर लो 1 atm कर लो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग ये थर्ड का 1 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बी पर आते हैं और बी में जैसे आएंगे आप देखेंगे तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉपिक का है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहाँ पर यूज करते हैं। और आप जब देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दाहिनी तरफ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया हूँ, मतलब जितने एलिमेंट इसमें यूज हैं उसी को एडजस्ट मैं किया हूँ। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रखा है, हाइड्रोजन के ऊपर मैंने जिंक, उसके ऊपर मैग्नीशियम रखा है, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कापर है और Ag है। अच्छा, इसके सामने मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लिखा है। अब आप देखोगे तो हाइड्रोजन का अपनी स्वेच्छा से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 माना जाता है। अब यहाँ से 0 से देखिए इसका थोड़ा सा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, इसका देखिए कम है और उसका और कम है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है और वो क्या करता है, सॉल्यूशन से सबको हटाने की कोशिश करता है और हटा भी देता है। तो चलिए देखते हैं आपके पास 4 में से कौन 2 ऐसे हैं, मतलब कौन ऐसे हैं जो एसिड से हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे। तो हाइड्रोजन से एसिड से हाइड्रोजन वही निकाल पाएगा जो इससे ऊपर रखा है। आप ये कह सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम और जिंक एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। अब क्यों करेगा उसकी कहानी आप यहाँ देखिए। मैग्नीशियम जिंक प्रेजेंट एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ मैंने यहाँ पर दिखा दिया। कापर Ag बिलो हाइड्रोजन, ठीक है, कापर Ag नीचे है इसके। मैग्नीशियम जिंक मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाँ इसकी बात हो गई। रिएक्ट विद एसिड रिलीज हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करेगा और इसका रिएक्शन आप लिख लो, जैसे MgHCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ZnH2SO4 से करोगे बेटा तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जा रहा है। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये बता रहे हैं। तो देखो, द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, लिगेंड के डोनर एटम जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है, टू व्हिच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, जिससे मेटल सीधे बंधा होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अच्छा, हमारे कहने का मतलब ये है ना, आपके पास मान लो ये बेटा मेटल है और ये आपके पास लिगेंड है, तो ये लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब ये जो लिगेंड होते हैं ना, इसके क्या होते हैं, डोनर एटम कितने हैं, मान लो ये लिगेंड के साथ 4 डोनर एटम के साथ बॉन्ड बना रहा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास NiNH3 का होल 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किया, क्योंकि नाइट्रोजन ही डोनर एटम है और 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो मैं ये समराइज करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लिगेंड और मेटल के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो जब मोनोडेंटेट होगा तो जितने लिगेंड होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो इस केस में मोनोडेंटेट की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पर देखा बेटा K4FeCN का होल 6, मुझे ब्रैकेट के अंदर का मामला रखना है, ये लिगेंड होता है, ठीक। इससे हमें नहीं मतलब है, काउंटर आयन है, तो यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस मेटल के साथ। चलो देखते हैं, यहाँ पर 6 है ना लिगेंड, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब आपके पास यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इधर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर 6 साइनाइड, इसके साथ बेटा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो ये जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अच्छा, एक केस ऐसा ले लेते हैं जो नॉमेनक्लेचर में बहुत यूज होता है आप सब में, जैसे आपने ये कॉम्प्लेक्स आ गया COEN का होल थ्रेस। अब यहाँ पर देखोगे तो लिगेंड आपको 3 नज़र आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है कि मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। तो EN क्या है बेटा, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और EN का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं
CH2NH2 CH2NH2, इसका नाम एथाइलिन डाइअमीन है। तो देखोगे एक एन इसके बराबर है और ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 2, तो 3 एन कितने बनाएंगे बेटा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे। अब हम आते हैं इसके लास्ट ऑप्शनल को लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 के, और ये आपके पास बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, वहाँ ग्लूकोज डिटेल में पढ़ा जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिल एमीन ब्रोमीन वाटर। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला भी आपके पास है NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, ये ग्लूकोज है। अच्छा यहाँ पर जाते हैं जब ना, तो देखो यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ना। ये H2 ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपके पास वाटर बाहर चला गया। अच्छा यहाँ बचा CH बचा ना, तो ये जाएगा N, इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा और OH उसके साथ रहेगा, तो ये बन जाएगा ना, इसी को ऑक्जाइम ऑफ ग्लूकोज बोला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसे पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लिख लिख करके, तब रिएक्शन आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। अब ब्रोमीन वाटर भी क्या बेटा, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये मैंने क्या और ये क्या रिएक्शन बताता है, ये प्रूव करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ग्लूकोज में ना, तो वो एल्डिहाइड के फॉर्म में होता है। यदि ऐसा पूछता है तो भी आपको ये रिएक्शन लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर आने वाला है, ये देखिए ग्लूकोज का फार्मूला लिख दिया गया CHOH। ठीक है, 6 कार्बन आपके पास है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया तो ये CH2COOH में बदल गया। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, इसको आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं और इस चैनल को देखते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 कंसार्ड सेट नंबर 3 हम लोग देखेंगे। रिमेनिंग पार्ट जो है क्वेश्चन का आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करते हैं। ठीक है,